आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 से सोशल साइंस बुक के चैप्टर नंबर 12 को। टाइटल है अंडरस्टैंडिंग मार्केट्स। अंडरस्टैंडिंग मार्केट्स यानी बाजारों को समझना। इस चैप्टर में हम सीखेंगे मार्केट क्या होता है, मार्केट कैसे काम करता है और यह हमारी डेली लाइफ को कैसे इफेक्ट करता है। स्टार्टिंग लाइनों में लिखा है प्रोस्पेरिटी एमिनेट्स फ्रॉम द मार्केट दैट डेवलप्स व्हेन पीपल नीड गुड्स एंड सर्विसेज दैट दे कांट क्रिएट देमसेल्फ। इस लाइन का मतलब है प्रोस्पेरिटी यानी समृद्धि मार्केट से आती है जब लोग खुद सब कुछ नहीं बना सकते और उन्हें गुड्स और सर्विसेज की ज़रूरत होती है, तब मार्केट डेवलप होता है और सोसाइटी में समृद्धि आती है। यह बात एडम स्मिथ ने कही थी। वे 18th सेंचुरी के एक फेमस इकोनॉमिस्ट थे। इकोनॉमिस्ट मतलब जो इकोनॉमी, ट्रेड, मार्केट, मनी जैसे टॉपिक का स्टडी करता है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से रिलेटेड। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर मार्केट्स एंड हाउ डू दे फंक्शन। इसका मतलब मार्केट क्या होता है और मार्केट कैसे काम करता है। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ मार्केट इन द पीपल्स लाइफ। मार्केट हमारे जीवन में क्या रोल निभाता है, जैसे खरीदना, बेचना, कमाना, ये सभी। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट रोल डज द गवर्नमेंट प्ले इन द मार्केट। कि गवर्नमेंट मार्केट में क्या रोल निभाता है, मतलब गवर्नमेंट का क्या काम है, नियम बनाने में, कंट्रोल करने में और सुरक्षा देने में। और फोर्थ क्वेश्चन, हाउ कैन कंज्यूमर्स असेस द क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दे परचेज। कंज्यूमर्स मतलब खरीदने वाले लोग कैसे पता करें कि जो गुड्स या सर्विसेज वे खरीद रहे हैं उनकी क्वालिटी अच्छी है या नहीं। इन सभी क्वेश्चनों के जवाब हमें इस चैप्टर में मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ लिखा है कि अगले पेज की पिक्चर में आप लोगों को बाइंग यानी खरीदना और सेलिंग यानी बेचना ये सभी एक्टिविटीज़ करते हुए लोग दिखाई देंगे, जैसे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, क्लोथ्स, ग्रोसरी, मोबाइल फ़ोन्स, रेफ्रिजरेटर और ऐसी बहुत सी चीज़ें। ये सभी गुड्स अलग अलग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ से आती हैं। फर्स्ट है प्राइमरी एक्टिविटीज़। प्राइमरी एक्टिविटीज़ में आती हैं जैसे फार्मिंग, फिशिंग, माइनिंग। और सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में जैसे फैक्ट्रीज और मैन्युफैक्चरिंग। और टर्सरी एक्टिविटीज़ में जैसे सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट, शॉप्स। ये सब आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा। अब यहाँ एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है कि ये सारी चीज़ें हम तक कैसे पहुँचती हैं। यही क्वेश्चन इस चैप्टर में मार्केट के कॉन्सेप्ट से समझाया जाएगा। टॉपिक है व्हाट इज मार्केट। अ प्लेस वेयर पीपल बाय एंड सेल गुड्स इज कॉल्ड अ मार्केट। यानी वह जगह जहाँ लोग गुड्स खरीदते हैं और बेचते हैं उसे मार्केट कहती हैं। मार्केट को अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, जैसे हाट हिंदी में और मरुकाटे कन्नड़ा में। यहाँ क्वेश्चन है कि आप जिस रीजन में रहते हो, जिस इलाके में रहते हो, वह मार्केट को क्या कहा जाता है। जैसे कहीं पर हाट कहा जाएगा, कहीं पर मंडी कहा जाता है और कहीं पर बाजार। मार्केट फिजिकल प्लेसेस भी हो सकता है, जैसे लोकल बाजार, या फिर ऑनलाइन मार्केट जैसे शॉपिंग ऐप्स और वेबसाइट भी। मार्केट के जरिए इंडिविजुअल्स यानी लोग, हर एक लोग, हाउस होल्ड यानी घर और बिजनेसेस यानी दुकान या कंपनियां, सबको गुड्स और सर्विसेज मिलती हैं। बहुत लंबे समय से लोग अपनी नीड्स यानी ज़रूरतें और वांट्स यानी इच्छाएं पूरी करने के लिए मार्केट्स पर डिपेंड करते हैं। मार्केट सिर्फ खरीद बिक्री की जगह नहीं, मार्केट लोगों को जोड़ता है, ट्रेडिशंस को जोड़ता है और आइडियाज़ को फैलाता है। अब हम 16th सेंचुरी इंडिया के एक मार्केट का एग्जाम्पल देखेंगे, द ग्लोरियस हम्पी बाजार कर्नाटका। अब बात हो रही है हम्पी बाजार कर्नाटका की, जो बहुत फेमस और ग्लोरियस मार्केट था। फिगर 12.3 में आज का हम्पी बाजार दिखाया गया है। कर्नाटका का हम्पी बाजार विजयनगर एम्पायर के समय सबसे समृद्ध मार्केट में से एक था। विजयनगर एम्पायर ट्रेड का बड़ा सेंटर था, जहां बिजनेसेस खूब फ्लरिश करता था, यानी बहुत अच्छे से फला फूला। यह बाजार विरूपाक्षा टेम्पल के सामने स्थित था। इस शहर की बहुत ज़्यादा एब्यूडेंस यानी भरपूर सामान और प्रोस्पेरिटी यानी समृद्धि कई फॉरेन ट्रेवलर्स ने अपने अकाउंट्स में लिखी है। फेमस पोर्तुगीज ट्रेवलर डोमिंगोस पेस ने हम्पी को कहा द बेस्ट प्रोवाइडेड सिटी इन द वर्ल्ड, क्योंकि मार्केट में प्रोडक्ट्स की वैरायटी बहुत ज़्यादा थी। हम्पी बाजार में मिलता था ग्रेन्स, सीड्स, मिल्क,
ऑयल, सिल्क, एनिमल्स जैसे काउस, रैबिट्स, हॉर्सेस, बर्ड्स जैसे क्वेल्स और पार्टीज, यानी खाने के लिए लग्जरी तक सब कुछ, खाने से लेकर लग्जरी आइटम्स तक सब कुछ। एक और पोर्तुगीज ट्रैवलर फर्नेंजो फर्नाओ नुइस ने भी लिखा इस बाजार में के बारे में। उन्होंने लिखा कि स्ट्रीट्स में क्राफ्टमैन काम करते थे, वहीं गोल्डन ज्वेलरी बनती थी, रूबीज, डायमंड्स, पर्स, हर तरह के प्रीसियस स्टोन भी यहाँ पर मिलते थे। वहाँ कॉटन क्लॉथ्स के सेलर, ग्रास और स्ट्रॉ भी बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलते थे। वे कहते हैं कि यह विश्वास करना मुश्किल है कि इतना सब कुछ कैसे पॉसिबल था, जबकि कंट्री बैरन लगती थी, फिर भी हर जगह एविडेंस थी, यानी हर जगह सामान की भरपूर मात्रा थी। लेट्स एक्सप्लोर में लिखा है, सोचो जब यह बाजार अपने पीक पर था, तब मतलब अपने सबसे ऊंचाइयों पर था, तब यह बाजार कैसा दिखता होगा। क्या आप अपने स्टेट में किसी पुराने मार्केट के बारे में जानते हो? वे मार्केट आज के मार्केट से कैसे सिमिलर या डिफरेंट होंगे? इस बारे में फैमिली के एल्डर्स और कम्युनिटी के लोगों से डिस्कस करो। अब हम मार्केट को और डिटेल में समझेंगे कि वे कैसे काम करते हैं। लेट्स एक्सप्लोर, ऑब्जर्व द इलस्ट्रेशन, यानी नीचे दिए गई इलस्ट्रेशन को ध्यान से देखो। क्वेश्चन है कि ये लोग आपस में क्या डिस्कस कर रहे हैं। इमेजिन करो तुम बायर हो और तुम्हारा पार्टनर सेलर, यानी तुम खरीदने वाले हो और तुम्हारा पार्टनर बेचने वाला, और बात हो रही है गुआवास की, यानी अमरूदों की। तुम दोनों बायर सेलर के बीच डायलॉग्स तैयार करो और क्लास में उसे एक स्क्रिप्ट की तरह प्रेजेंट करो। ये आपके लिए एक तरीके की एक्टिविटी दी गई है क्लास में करने के लिए। नेक्स्ट आगे लिखा है, सर्टेन फीचर्स आर रिक्वायर्ड फॉर प्लेस टू बी कॉल्ड मार्केट। मतलब किसी भी जगह को मार्केट कहने के लिए उसमें कुछ ज़रूरती फीचर होने चाहिए। जैसे आपने फिगर 12.2 में पेज नंबर 248 में देखा, हर मार्केट में एक बायर यानी खरीदने वाला और एक सेलर यानी बेचने वाला जरूर होता है। बायर और सेलर दोनों को एक ही प्राइस पर एग्री करना पड़ता है, तभी ट्रांजैक्शन यानी लेन देन होता है, खरीदना और बिकने की एक्टिविटी होती है। प्राइस ट्रांजैक्शन पूरा करने का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है। साइड डेफिनेशन में प्राइस के बारे में लिखा है, प्राइस इज द अमाउंट ऑफ एट विच अ बायर इज विलिंग टू बाय एंड अ सेलर इज विलिंग टू सेल पर्टिकुलर गुड्स और सर्विसेज। प्राइस का मतलब है वह अमाउंट जिस पर बायर खरीदने को रेडी हो जाए और सेलर बेचने को रेडी हो जाए, तभी गुड्स या सर्विसेज की डील होती है। आगे लिखा है, नेगोशिएशन और बार्गेनिंग। अक्सर बायर और सेलर आपस में नेगोशिएशन यानी बातचीत और बार्गेन यानी मोल भाव करते हैं ताकि एक एक्सेप्टेबल प्राइस तय हो सके। क्वेश्चन इज कि आपने जो स्क्रिप्ट बनाई थी उसमें बायर और सेलर्स के बीच किस तरह की नेगोशिएशन और बार्गेनिंग हुई है, इस बारे में भी सोचो। थिंक अबाउट इट। कैन यू थिंक ऑफ अ टाइप ऑफ मार्केट वेयर नेगोशिएशन इज लेस कॉमन एंड वाई? क्या आप किसी ऐसे मार्केट के बारे में सोच सकते हो जहां नेगोशिएशन कम होती है, और ऐसा क्यों? जैसे इसमें आप लिख सकते हो मॉल्स में बार्गेनिंग नहीं होती, ना बार्गेनिंग ना नेगोशिएशन, और ऑनलाइन शॉपिंग में भी इसमें यहाँ पर फिक्स प्राइस होती है। अब है नेक्स्ट, प्राइसेस एंड मार्केट्स। प्राइसेस और मार्केट्स आपस में क्या इनका रिलेशन है? क्वेश्चन इज व्हाट हैपन व्हेन देयर आर मैनी बायर्स एंड सेलर्स इन द मार्केट। जब मार्केट में बहुत सारे बायर्स खरीदने वाले और बहुत सारे बेचने वाले होते हैं, तब क्या होता है? बायर सेलर की इंटरेक्शंस के हिसाब से प्राइस कैसे चेंज होती है? एग्जाम्पल के लिए गुआवा सेलर को ले लीजिए। नीचे दी गई फिगर में सेलर चाहता है गुआवा 80 रुपीज़ पर केजी में बेचाए, लेकिन बायर यानी खरीदने वाला इतने ज़्यादा प्राइस पर खरीदने को रेडी नहीं हो सकते। अगर बायर को प्राइस ज़्यादा लगे तो वह कम प्राइस ऑफर करेगा जो वह पे करना चाहता है। सेलर बायर के ऑफर किए गए प्राइस पर बेचने को रेडी नहीं होगा क्योंकि उसे प्रॉफिट नहीं मिलेगा। बायर और सेलर यानी खरीदने वाला और बेचने वाला तब तक नेगोशिएशन करते हैं जब तक दोनों को एक्सेप्टेबल यानी म्यूचुअल एग्रीएबल प्राइस ना मिल जाए, एक सही दाम पर तय ना हो जाए। जब प्राइस तय हो जाता है तब ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाती है, यानी लेन देन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। अगर बायर और सेलर किसी भी प्राइस पर एग्री नहीं हो पाते तो ट्रांजैक्शन नहीं होती, तो लेन देन यहीं पर रुक जाता है। अब इसे समझाने के लिए कुछ सिनेरियो देखें। सिनेरियो फर्स्ट, क्वेश्चन इज व्हाट हैपन इन केस
द सेलर फिक्स द प्राइस वेरी हाई। केस 1 में कहा गया है कि अगर सेलर प्राइस बहुत ज़्यादा फिक्स कर दे तो क्या होगा। फिगर 12.5 में 80 पर केजी प्राइस देखकर बायर्स आगे बढ़ जाती हैं और खरीदते नहीं हैं। सिनेरियो सेकंड, व्हाट हैपन इन द केस द सेलर फिक्स द प्राइस वेरी लो। अगर सेलर प्राइस बहुत कम फिक्स कर दे तो क्या होगा। यहाँ दिखाया गया है 20 पर केजी प्राइस देखकर बहुत सारे बायर्स आ जाते हैं और सेलर के पास भीड़ लग जाती है। आगे लिखा है तीनों सिनेरियो से सीखकर सेलर यह अंदाजा लगा सकता है कि बायर्स को लगभग कितनी क्वांटिटी में गुआवा चाहिए और फ्यूचर में वही क्वांटिटी मार्केट में वह लेकर आएगा। समय के साथ सेलर कितने गुड्स ऑफर कर रहा है और बायर को कितनी गुड्स चाहिए, ये दोनों मिलकर गुड्स का प्राइस तय करती हैं, जो सेलर के लिए हाई इनफ यानी फायदेमंद और बायर के लिए लो इनफ यानी अफोर्डेबल हो। थिंक अबाउट इट में लिखा है वीकली मार्केट में रात देर से वेजिटेबल सस्ती मिलती है, दिन के मुकाबले में ऐसा क्यों होता है। इसका जवाब है क्योंकि सेलर बचा हुआ माल बेचने को तैयार हो जाता है कम दाम पर। नेक्स्ट है गारमेंट स्टोर ऑफर हैवी डिस्काउंट ऑन वूलन क्लोथ्स एट द एंड ऑफ द विंटर सीजन। व्हाई डज दिस हैपन। मतलब विंटर में एंड में गारमेंट स्टोर वूलन कपड़ों पर हैवी डिस्काउंट देती हैं, ऐसा क्यों होता है। क्योंकि यह इसका जवाब है क्योंकि नेक्स्ट सीजन में डिमांड कम हो जाती है, इसलिए वो हैवी डिस्काउंट दे देते हैं। नेक्स्ट है मार्केट्स अराउंड अस। अब हम समझेंगे कि हमारे आसपास मार्केट किस किस फॉर्म में होते हैं। मार्केट्स हर जगह मौजूद हैं और अलग अलग फॉर्म्स में होती हैं, फिजिकल और ऑनलाइन मार्केट। फिजिकल मार्केट और ऑनलाइन मार्केट को समझेंगे यहाँ पर। फिजिकल मार्केट वह होता है जहाँ बेचने वाला और खरीदने वाला आमने सामने मिलते हैं और मनी देकर गुड्स या सर्विसेज खरीदते हैं। यह मार्केट का सबसे कॉमन टाइप है। इसमें शामिल है वीकली मार्केट यानी रोज हफ्ते में लगने वाली मार्केट्स, हाट्स जहां वेंडर वेजिटेबल्स, एसेंशियल आइटम्स, हैंडीक्राफ्ट आइटम्स, क्राफ्ट्स या ये सभी चीज़ बेचती हैं। लोकल मार्केट भी फिजिकल मार्केट है जहां शॉप्स होती हैं, स्ट्रीट फूड, छोटी मोटी चीज़ें, निक नैक्स ये सभी बिकती हैं और बहुत चहल पहल होती है। सिटीज़ और टाउन्स में बड़े मॉल्स भी होती है, मल्टी स्टोर बिल्डिंग्स जिनके अंदर कई स्टोर होते हैं। दूसरी तरफ है ऑनलाइन मार्केट। आज के टाइम में बायर और सेलर को फेस टू फेस मिलना जरूरी नहीं है, वे हजारों किलोमीटर दूर रहते हुए भी ट्रांजैक्शन कर सकती हैं। इसके लिए शॉपिंग ऐप्स या वेबसाइट, फ़ोन या कंप्यूटर का यूज़ भी किया जा सकता है। ये ऐप्स और वेबसाइट बिजनेसेस बनाती हैं जहां बहुत सारी गुड्स और सर्विसेज अवेलेबल होती हैं। आगे के सेक्शन में यह सिस्टम कैसे काम करता है इसके बारे में पढ़ेंगे। ऑनलाइन मार्केट से बुक्स, क्लोथ्स, फर्नीचर, ग्रोसरीज, टीवीज, मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स ये सब खरीदा जा सकता है और डोर स्टेप्स डिलीवरी मिल सकती है। मतलब आपके घर के दरवाजे पर ही आपको सामान मिल जाएगा। मैन्युफैक्चरर्स ऑनलाइन कंपोनेंट्स खरीदते हैं जिन्हें इनपुट्स फॉर प्रोडक्शन के रूप में यूज़ किया जाता है। गुड्स के अलावा सर्विसेज भी ऑनलाइन मिलती हैं, जैसे ऑनलाइन क्लासेस जिसमें बिना स्कूल जाए घर से ही ऑनलाइन क्लासेस ली जा सकती हैं। इन सर्विसेज का पेमेंट भी ऑनलाइन किया जा सकता है। फिगर 12.8 में ऑनलाइन शॉपिंग ऐप्स और ऐड टू कार्ट ऑप्शन दिखाया गया है। थिंक अबाउट इट लिखा है व्हाट डू यू थिंक आर द प्रोस और एंड कॉन्स ऑफ ऑनलाइन एंड फिजिकल शॉपिंग रिस्पेक्टिवली। एक्सप्लोर दिस क्वेश्चन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बोथ सेलर्स एंड बायर्स। मतलब सोचो ऑनलाइन शॉपिंग के प्रोस यानी फायदे, कॉन्स यानी नुकसान, और फिजिकल शॉपिंग के प्रोस और कॉन्स यानी फायदे और नुकसान बायर और सेलर दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से। कुछ सर्विसेज जैसे टेलरिंग ऑनलाइन पॉसिबल नहीं है, और कौन कौन सी सर्विसेज हैं जिनके लिए फिजिकल मार्केट जरूरी है। कुछ मार्केट ऐसे भी होती हैं जहां गुड्स या सर्विसेज नहीं बिकती, जैसे शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट। इसके बारे में फैमिली मेंबर्स, टीचर्स, कम्युनिटी के लोगों से पूछो। इन टॉपिक को हम आगे के चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। आगे लिखा है डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट्स। डोमेस्टिक मार्केट्स यानी घरेलू बाजार और इंटरनेशनल मार्केट यानी अंतर्राष्ट्रीय बाजार।
वह मार्केट, अ मार्केट वेयर गुड्स एंड सर्विसेज आर ब्रॉट एंड सोल्ड विद इन द जोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ द कंट्री इज कॉल्ड अ डोमेस्टिक मार्केट। मतलब वह मार्केट जहां गुड्स और सर्विसेज देश की जोग्राफिकल बाउंड्री के अंदर खरीदी या बेची जाती हैं उसे डोमेस्टिक मार्केट कहती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर इस बुक को प्रिंट करने के लिए पेपर पूरे इंडिया में स्थित बड़े पेपर मिल्स से खरीदा गया। बायर और सेलर के बीच जो ट्रांजैक्शन हुआ वे देश के अंदर ही हुआ, इसलिए यह डोमेस्टिक मार्केट का एग्जाम्पल है। इंटरनेशनल मार्केट किसी देश की बाउंड्री के बाहर होती हैं। एक देश के सेलर्स अपने प्रोडक्ट दूसरे देश में बेचते हैं, इसे एक्सपोर्ट कहते हैं। या फिर एक देश के बायर दूसरे देश में बने प्रोडक्ट्स अपने देश में मंगाते हैं, इसे इंपोर्ट कहते हैं। इस तरह देश की बॉर्डर के पार ट्रेड होती है, इसे इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं। साइड बॉक्स में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बारे में लिखा है। एक्सपोर्ट का मतलब है एक देश में बने गुड्स या सर्विसेज दूसरे देश में बेचने की को एक्सपोर्ट कहते हैं। इंपोर्ट यानी दूसरे देश में से गुड्स या सर्विसेज अपने देश में मंगाने को इंपोर्ट कहते हैं। आगे यहाँ पर फिगर के बारे में दिखाया गया है, इंडियाज इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट अराउंड द वर्ल्ड। अब मैप को समझते हैं। इंडिया के इन रीजन्स में ये चीज़ें एक्सपोर्ट करता है। नॉर्थ अमेरिका आउटर सोर्स सर्विसेज जैसे सॉफ्टवेयर सर्विसेज, साउथ अमेरिका जैसे केमिकल प्रोडक्ट्स, अफ्रीका यहाँ पर दवाइयाँ, और यूरोप में इंजीनियरिंग गुड्स और जैसे फूड प्रोसेसिंग मशीनरी और बॉयलर, और वेस्ट एशिया में रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ये सभी चीज़ों का एक्सपोर्ट होता है। नेक्स्ट है इंडियाज इंपोर्ट। इंडिया के इन रीजन से ये सभी चीज़ें इंपोर्ट करता है। नॉर्थ अमेरिका में से जैसे एयरक्राफ्ट और कंपोनेंट, साउथ अमेरिका से मिनरल्स जैसे कॉपर, अफ्रीका से मिलते हैं डायमंड, और यूरोप से इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, और वेस्ट एशिया से इंपोर्ट होता है क्रूड पेट्रोलियम और फर्टिलाइजर, और साउथ एशिया से वेजिटेबल ऑयल्स। फिगर 12.10 में वर्ल्ड मैप के थ्रू इंडिया के एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्टेंट एरो की मदद से दिखाए गए हैं। डोंट मिस आउट, इसमें लिखा है इंडिया वाज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट importer of vegetable oils like palm oil, sunflower oil and soybean oil in 2024। 2024 में इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा वेजिटेबल ऑयल इंपोर्टर था, जैसे पाम ऑयल, सनफ्लावर ऑयल और सोयाबीन ऑयल। इंडिया में ज़्यादातर पाम ऑयल इन देशों से आती है, जिसमें मलेशिया, इंडोनेशिया और थाईलैंड शामिल है। आगे मेन हेडिंग है होलसेल एंड रिटेल मार्केट्स। अब इस सेक्शन में हम समझेंगे होलसेल मार्केट यानी थोक बाजार, और रिटेल मार्केट यानी खुदरा बाजार, और यह कि मार्केट स्मूथली काम करने के लिए कौन कौन पार्टिसिपेंट्स रोल निभाते हैं। लिखा है सेवरल पार्टिसिपेंट्स प्ले देयर रोल इन द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द मार्केट। मतलब मार्केट ठीक से चलाने के लिए कई लोग शामिल होते हैं, जैसे इनपुट, सप्लायर, प्रोड्यूसर, होलसेलर, रिटेलर, कंज्यूमर, सभी का अपना अपना रोल होता है। डायग्राम में दिखाया गया है फ्लो ऑफ गुड्स, इनपुट, प्रोड्यूसर, होलसेलर, रिटेलर, कंज्यूमर। अब एक एक करके समझते हैं। इनपुट मतलब कच्चा माल या रॉ मटेरियल, जैसे सीड्स, फर्टिलाइजर, रॉ कॉटन, केमिकल, पार्ट्स, ये सभी। प्रोड्यूसर में आ जाती हैं इनपुट का यूज़ करके गुड्स तैयार करना, मतलब प्रोड्यूसर रॉ मटेरियल्स का इस्तेमाल करके उन्हें प्रोडक्ट्स बनाता है। जैसे फार्मर, एक प्रोड्यूसर आता है जैसे फार्मर, फैक्ट्री ओनर या मैन्युफैक्चरर। नेक्स्ट है होलसेलर। होलसेलर यानी प्रोड्यूसर से बहुत बड़ी क्वांटिटी में एक लार्ज अमाउंट में गुड्स खरीदना और आगे रिटेलर को बेचता है। रिटेलर होलसेलर से थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में गुड्स खरीदता है और डायरेक्ट कंज्यूमर्स को बेचता है। कंज्यूमर फाइनल यूज़र होता है जो गुड्स और सर्विसेज का यूज़ करता है, जैसे हम, आप या घर के कोई और लोग। लेट्स एक्सप्लोर। क्वेश्चन है ऑब्जर्व द डायग्राम एंड डिस्क्राइब द फ्लो ऑफ गुड्स। व्हाट इज द रोल ऑफ होलसेलर एंड द रिटेलर इन द फॉलोइंग। आंसर है फ्लो ऑफ गुड्स इज इनपुट टू प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर टू होलसेलर और होलसेलर से रिटेलर और नेक्स्ट रिटेलर से फिर लास्ट कंज्यूमर। लार्ज क्वांटिटी में खरीद रोल ऑफ होलसेलर, कि होलसेलर का रोल क्या है कि लार्ज क्वांटिटी में खरीदना, स्टोर करना और सप्लाई टू रिटेलर को बेचना, जबकि रिटेलर का काम है कंज्यूमर के पास गुड्स पहुंचाना और स्मॉल क्वांटिटी में सेल करना। आगे लिखा है इन द केस ऑफ फिजिकल मार्केट्स
होलसेलर बाय गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी फ्रॉम द प्रोड्यूसर और मैन्युफैक्चर ऑफ द प्रोडक्ट। फिजिकल मार्केट में होलसेलर प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चरर से लार्ज क्वांटिटी में गुड्स खरीदता है। एग्जाम्पल के तौर पर ग्रेन्स, वेजिटेबल, फ्रूट्स होलसेलर सीधे फार्म से खरीदते हैं। खरीदे गए गुड्स बड़े वेयर हाउस में रखे जाते हैं, बड़े गोदामों में, जिन्हें गोडाउंस कहते हैं। जो गुड्स जल्दी खराब होती हैं जैसे पेरिसेबल जैसे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, उनके लिए कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी होती है ताकि सामान फ्रेश रहे। साइड बॉक्स में कोल्ड स्टोरेज के बारे में बताया गया है। कोल्ड स्टोरेज यानी ऐसे वेयर हाउसेस जहां लो टेम्परेचर मेंटेन की जाती है ताकि गुड्स खराब ना हो, सामान खराब ना हो। गोडाउन या कोल्ड स्टोरेज से गुड्स को मंडीज में लाया जाता है। फिगर 12.12 और फिगर यहाँ पर दिखाई गई हैं। वेजिटेबल के लिए कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी, ग्रेन स्टोरेज करने का वेयर हाउस और होलसेलर की लार्ज वेयर हाउसेस। आगे लिखा है सिमिलरली देयर एग्जिस्ट होलसेल मार्केट फॉर अदर कमोडिटीज लाइक केमिकल। मतलब सिर्फ फूड आइटम्स ही नहीं बल्कि केमिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, ऑटोमेटिव पार्ट्स, इनके भी होलसेल मार्केट्स होती हैं। आगे लिखा है होलसेलर गुड्स को घरों के पास स्थित शॉप या स्टोर तक पहुंचाती हैं। इन दुकानों को रिटेलर्स कहा जाता है। रिटेलर्स सामान फाइनल कंज्यूमर यानी हम जैसे आप लोगों के लिए बेचती हैं। होलसेलर्स के अपोजिट रिटेलर्स छोटी क्वांटिटी में सामान बेचती हैं। यह सामान यूज के लिए होता है, ना कि आगे बेचने के लिए। रिटेलर सिर्फ गुड्स तक ही सीमित नहीं है, सर्विसेज के लिए भी रिटेल स्टोर होती हैं जैसे सैलून, मूवी थिएटर, रेस्टोरेंट। रिटेलर्स होलसेल हाउस होल्ड तक गुड्स और सर्विसेज आसानी से पहुंचाती हैं, यानी अवेलेबिलिटी बढ़ाती हैं। आगे लिखा है कभी कभी होलसेलर के लिए दूरियां यानी डिस्टेंस यानी दूरियां, पहाड़ियां या मुश्किल रास्ते की वजह से सभी रिटेलर्स तक पहुंचना मुश्किल होता है। इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए डिस्ट्रीब्यूटर्स मदद करते हैं, यानी होलसेलर और रिटेलर के बीच का गैप भरते हैं। ग्रेड 6 में अमूल स्टोरी याद है? वहाँ मिल्क सप्लाई में मिडल मैन का रोल बताया गया था, वही रोल डिस्ट्रीब्यूटर्स निभाते हैं। साइड बॉक्स में डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में लिखा है। डिस्ट्रीब्यूटर व्यक्ति या बिजनेस होता है जो मैन्युफैक्चरर या होलसेलर से गुड्स लेकर रिटेलर तक पहुंचाता है। लेकिन ऑनलाइन मार्केट में डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम अलग होता है। ऑनलाइन मार्केट में मैन्युफैक्चरर अपने प्रोडक्ट्स की बल्क क्वांटिटी ऑनलाइन कंपनी के वेयर हाउस में बेचता है। कंज्यूमर्स वेबसाइट या मोबाइल ऐप के थ्रू प्रोडक्ट खरीदते हैं या ऑर्डर देते हैं। ऐसे ऑनलाइन कंपनीज को एग्रीगेटर्स कहा जाता है। नेक्स्ट साइड बॉक्स में एग्रीगेटर के बारे में लिखा है। एग्रीगेटर एक वेबसाइट या ऐप होता है जो कई सेलर्स के प्रोडक्ट्स एक ही प्लेस पर खरीदता है और कंज्यूमर को बेचता है। एग्रीगेटर प्रोडक्ट पैक करता है और ऑनलाइन बायर के घर तक डिलीवर करता है। आगे लिखा है लेट्स एक्सप्लोर द चेन ऑफ सप्लाई इन फिजिकल मार्केट फॉर द टेक्सटाइल मार्केट इन सूरत, गुजरात, एशिया ओल्डेस्ट टेक्सटाइल एंड मार्केट एंड द सिटी फेमस नोन एज टेक्सटाइल हब। अब हम समझेंगे फिजिकल मार्केट के बारे में। सूरत, गुजरात के टेक्सटाइल मार्केट के सप्लाई चेन। सूरत एशिया का सबसे पुराना टेक्सटाइल मार्केट माना जाता है और यह सिटी टेक्सटाइल हब के नाम से फेमस है। सूरत टेक्सटाइल मार्केट में हजारों फैक्ट्रीज हैं जो कॉटन टेक्सटाइल, सिंथेटिक टेक्सटाइल या मैन्युफैक्चरिंग करती हैं। कॉटन टेक्सटाइल के केसेस में रो कॉटन सूरत से आता है। कॉटन मंडीज के थ्रू यह कॉटन महाराष्ट्र जैसे नियर बाई स्टेट्स के और गुजरात के दूसरे हिस्सों से आता है। रो कॉटन यानी कच्चा कॉटन को अलग अलग स्टेजेस में प्रोसेस किया जाता है, जैसे पावर लूम्स यानी या पर वीविंग करना, प्रोसेसिंग यूनिट में डाइंग और इन प्रोसेस के बाद फिनिशिंग फैब्रिक या गारमेंट्स तैयार होती हैं। प्रोडक्ट एक स्टेज से दूसरी स्टेज में मार्केट के थ्रू मूव करता है। अलग अलग मार्केट्स होती हैं, वूवन फैब्रिक के लिए, डाइंग फैब्रिक के लिए, फिनिशिंग प्रोडक्ट के लिए जैसे साड़ी, रेडीमेड गारमेंट्स।
फिगर 12.22 फिगर में कॉटन के से लेकर यार्न, फैब्रिक और गारमेंट्स तक की पूरी प्रोसेस दिखाई गई है। फैब्रिक से बने फिनिश प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स द्वारा होलसेल मार्केट्स में बेचे जाते हैं। होलसेलर्स सप्लाई चेन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होती हैं। वे प्रोडक्ट्स को छोटे शॉपकीपर्स तक और बड़े रिटेलर स्टोर तक पूरे देश में और इंटरनेशनल लेवल तक डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। होलसेलर यह भी असेसिस करती हैं कि रिटेलर को कितना प्रोडक्ट चाहिए। इससे मैन्युफैक्चरर के पास प्रॉपर स्टॉक बना रहता है और एंड कंज्यूमर्स तक गुड्स की सप्लाई बिना रुके पहुंच जाती है। फिगर 12.23 मैप दिखाता है अलग अलग कॉटन प्रोड्यूसिंग एरियाज से रॉ कॉटन सूरत तक कैसे पहुंचता है। फिगर 12.24 इस मैप में सूरत सिटी, रिवर्स, रोड्स, रेलवे, पोर्ट्स और टेक्सटाइल मार्केट की लोकेशन दिखाई गई है। आगे है अपार्ट फ्रॉम टेक्सटाइल सूरत इज होम टू लार्जेस्ट डायमंड इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड कि टेक्सटाइल के अलावा सूरत दुनिया की सबसे बड़ी डायमंड इंडस्ट्री का घर है, यानी डायमंड से जुड़ा काम सबसे ज़्यादा स्केल पर सूरत में होता है। लगभग 15 लाख आर्टिसियंस डायमंड इंडस्ट्री में काम करते हैं। ये आर्टिसियंस डायमंड की कटिंग और पॉलिशिंग बहुत बड़े लेवल पर करते हैं। सूरत में व्यापार 16वीं सदी से ही तेजी से फ्लरिश करने लगा था। सूरत की लोकेशन इंडिया के वेस्ट कोस्ट पर है, इसी वजह से यहाँ पोर्ट्स बने और अच्छे रोड नेटवर्क्स डेवलप हुए। ये नेटवर्क आज भी ट्रेड के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सूरत में एक्सपर्ट आर्टिसियंस और स्किल्ड लोग सदियों से रहते आए हैं। उनकी स्किल्स जनरेशन से जनरेशन आगे पास होती रही, इसी वजह से सूरत एक फ्लरिशिंग सिटी बना। फिगर 12.24 में मैप में पोर्ट, हाईवे, रेलवे नेटवर्क्स को ध्यान से देखो। पोर्ट्स की वजह से इंटरनेशनल ट्रेड पॉसिबल हुआ, हाईवेज की वजह से गुड्स जल्दी शहरों तक पहुंचे और रेलवेज की वजह से बल्क सामान रास्ते में ट्रांसपोर्ट हुआ। इन सब ने मिलकर सूरत को एक बड़ा ट्रेडिंग हब बना दिया। आगे हेडिंग है द रोल ऑफ मार्केट्स इन पीपल्स लाइफ। इस सेक्शन में हम समझेंगे कि मार्केट्स लोगों की ज़िंदगी में क्या रोल निभाती हैं और कैसे मार्केट्स इकोनॉमिक लाइफ को शेप देती हैं। लिखा है जैसे कि हमने ऊपर की सेक्शन में देखा, मार्केट्स लोगों की इकोनॉमिक लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती हैं। मार्केट प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स के बीच ट्रांजैक्शन को आसान बनाती हैं। मार्केट इंडिविजुअल, हाउस होल्ड, बिजनेसेस को वो गुड्स या सर्विस दिलाते हैं जिन्हें वे प्रोड्यूस नहीं कर सकते। हमने मार्केट के कई डायमेंशन पढ़े हैं। सोचो अगर मार्केट ही ना हो तो लाइफ कैसी होगी। अगर फार्मर्स राइस, वीट्स, दाल, वेजिटेबल, फ्रूट्स मार्केट में ना लाए तो शहरों में फूड शॉर्टेज हो जाएगी। अगर सूरत में क्लॉथ प्रोड्यूसर्स कॉटन जैसे इनपुट्स मार्केट्स से ना खरीद पाए तो प्रोडक्शन रुक जाएगा, क्लॉथ्स बनाना बंद हो जाएगा। अब इस सेक्शन में हम मार्केट के रोल के कुछ और पहलुओं को समझेंगे। लिखा है आकृति का एग्जाम्पल। आकृति एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट है जो कैनवास पर ऑयल पेंटिंग बनाती है। उनकी पेंटिंग्स लोगों को पसंद तो आती है लेकिन बायर्स ढूंढना मुश्किल है। उसे चिंता है कि पेंटिंग कहाँ बेचे और किस प्राइस पर बेचे। गुआवास जैसे डेली आइटम्स के अपोजिट आर्ट वर्क के लिए लोकल बायर्स और सेलर्स कम होते हैं। ऐसे और प्रोडक्ट सोचो जिनका रेडी मार्केट्स नहीं होता, जैसे यूनिक आर्ट या हैंडमेड क्राफ्ट्स। रेडी मार्केट्स ना होने से बायर्स और सेलर्स दोनों कंफ्यूज होते हैं, प्राइस तय करना मुश्किल होता है। आज आर्टिस्ट बायर्स ढूंढ सकती हैं एग्जीबिशन से, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, सोशल मीडिया से और आर्ट गैलरी के थ्रू। नेक्स्ट सब हेडिंग है हाउ मार्केट्स बेनिफिट्स सोसाइटी। अब हम देखेंगे मार्केट्स सोसाइटी को कैसे फ़ायदे देते हैं, फ़ायदे पहुंचाते हैं। इसमें लिखा है लेट्स एक्सप्लोर में कि कंज्यूमर्स ऐसे रेफ्रिजरेटर खरीदना पसंद करते हैं जो कम बिजली यूज़ करें। जब ज़्यादा लोग एनर्जी एफिशिएंट फ्रिज मांगते हैं तो प्रोड्यूसर्स को सिग्नल मिलता है कि वे कम बिजली वाले फ्रिज बनाते हैं। प्रोड्यूसर्स को पता चल जाता है कि कंज्यूमर का बाय करना चाहते हैं, क्या खरीदना चाहते हैं। इसलिए प्रोड्यूसर कम बिजली यूज़ करने वाले रेफ्रिजरेटर बनाते हैं। इससे सोसाइटी को फ़ायदा होता है, बिजली की बचत, इन्वायरमेंट प्रॉब्लम और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन होती है।
बायर्स और सेलर्स इकोनॉमिक एक्टिविटी है, यहाँ पर लिखा है ऑल्दो बायर एंड सेलर्स इन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इन्वॉल्विंग मॉनेटरी एक्सचेंज interaction in the market often move beyond just inquiry about the product or service or negotiation between parties। मतलब हालांकि खरीदना और बेचना इकोनॉमिक एक्टिविटी है, लेकिन मार्केट्स में सिर्फ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के लिए पैसे की बात नहीं होती, बल्कि रिलेशन भी बनते हैं। ऑफ्टन अ रिलेशनशिप डेवलप बिटवीन बायर एंड सेलर दैट कंटिन्यू इवन अक्रॉस जनरेशन। कई बार बायर और सेलर का रिश्ता इतना अच्छा डेवलप हो जाता है कि वह कई जनरेशन तक चलता है। कुछ फैमिलीज जैसे टेलर, ज्वेलर और डॉक्टर के साथ कई दशकों तक ट्रस्ट बनाए रखती है, उन पर भरोसा जताए रखते हैं। इंडिया में कई फैमिलीज लोकल ग्रोसर से मंथली अकाउंट रखती हैं और महीने के आखिर में पेमेंट करते हैं। मार्केट का मेन रोल इकोनॉमिक एक्टिविटी प्रमोट करना है, लेकिन इसका इकोनॉमिक महत्व भी है, जैसे ट्रस्ट, रिलेशनशिप और सोशल बॉन्डिंग। नेक्स्ट है, आगे लिखा है कि मदर मार्केट इमा काइटेन इज द माइटाई लैंग्वेज ऑफ मणिपुर इज अ यूनिक मार्केट इन इम्फाल। मदर्स मार्केट्स, जिसे इमा काइथल कहा जाता है, मणिपुर के इम्फाल में स्थित एक यूनिक मार्केट है। इस मार्केट में लगभग 3000 महिलाएं सारी शॉप चलाती हैं। जहां महिलाएं बेचती हैं वेजिटेबल्स, क्लोथ्स, हैंडलूम्स एंड हैंडीक्राफ्ट यानी हाथ से बनाई हुई चीज़ें, लोकल प्रोड्यूस और डेली एसेंशियल। एक तरफ यह मार्केट एम्प्लॉयमेंट देता है और हजारों फैमिली की इनकम का सोर्स है, तो दूसरी तरफ यह मार्केट अलग अलग कल्चर का मेल्टिंग पोर्ट भी है। अलग अलग कम्युनिटीज़ के लोग यहाँ मिलती हैं, आइडियाज़ शेयर करती हैं और ट्रेडिशंस एंजॉय करते हैं। आगे लिखा है डोंट मिस आउट में कि देयर आर मैनी ट्रेडिशंस फॉलो इवन टुडे दैट गो बियॉन्ड जस्ट बाइंग एंड सेलिंग। आज भी बहुत सारी ट्रेडिशंस फॉलो की जाती हैं जो सिर्फ बाइंग और सेलिंग तक सीमित नहीं है। साउथ इंडिया में हल्दी, टर्मरिक यानी हल्दी और वर्मिलियन यानी कुमकुम बेचने वाले सेलर्स बायर्स को थोड़ी सी हल्दी और कुमकुम फ्री में देती हैं। यह शुभता और गुड विशेस का सिंबल होता है। लेट्स एक्सप्लोर में आगे लिखा है कि क्या आपने अपने एरिया या नेबरहुड में ऐसी कोई प्रैक्टिस देखी है? अगर ऐसी प्रैक्टिस देखी है तो उसकी ड्राइंग बनाकर एक शॉर्ट पैराग्राफ में उसको डिस्क्राइब करो। नेक्स्ट मेन हेडिंग है गवर्नमेंट्स रोल इन द मार्केट। अब हम समझेंगे कि मार्केट में गवर्नमेंट का क्या रोल होता है। लिखा है मार्केट्स बायर की डिमांड्स और सेलर की सप्लाई के इंटरेक्शन से चलता है, लेकिन कुछ सिचुएशन में डिमांड सप्लाई सिस्टम ठीक से काम नहीं करता। ऐसे समय पर गवर्नमेंट की रोल बहुत इंपॉर्टेंट होती है। गवर्नमेंट कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर के इंटरेक्शन पर नज़र रखती है और फेयर प्राइस तरीके से तय हो यह सुनिश्चित भी रखती है। नेक्स्ट सब हेडिंग है कंट्रोलिंग प्राइस फॉर प्रोटेक्टिंग बायर्स एंड सेलर्स। गवर्नमेंट बायर्स और सेलर्स दोनों को प्रोटेक्ट करने के लिए प्राइस को कंट्रोल भी करती है। गवर्नमेंट कुछ गुड्स के प्राइस कंट्रोल करती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए गवर्नमेंट सेलर्स के लिए मैक्सिमम प्राइस तय कर देती है, जिससे वो ज़्यादा चार्ज ना कर सके। कई एसेंशियल गुड्स और सर्विसेज जैसे लाइफ सेविंग मेडिसिन की प्राइस की अपर लिमिट फिक्स होती है। एक और एग्जाम्पल, गवर्नमेंट वीट, पेडी, मेज जैसी क्रॉप्स के लिए मिनिमम प्राइस MSP तय करती है। इससे फैमिली फार्मर्स को लॉस नहीं होता और उन्हें फेयर इनकम मिलती है। आगे लिखा है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए मिनिमम वेजेस यानी आय की तय करती है ताकि एम्प्लॉयर्स फेयर पेमेंट करें। हालांकि गवर्नमेंट को प्राइस लिमिट बहुत केयरफुली इम्प्लीमेंट करनी पड़ती है। अगर प्राइस बहुत कम होगी, प्रोड्यूसर का मोटिवेशन खत्म हो जाएगा और प्रोडक्शन घट जाएगा। अगर प्राइस बहुत ज़्यादा होगी तो कंज्यूमर को नुकसान होगा। आगे लेट्स एक्सप्लोर में ओनियन का एग्जाम्पल दिया गया है। ओनियन इंडिया के ज़्यादातर हिस्सों के फूड का इंपॉर्टेंट पार्ट है। कुछ सीजन्स में ओनियन की सप्लाई मार्केट को कम हो जाती है। क्वेश्चन है व्हाई डू यू थिंक हैपन टू द प्राइस ऑफ ओनियन व्हेन दिस हैपन। जब सप्लाई कम हो जाती है तो ओनियन के प्राइस में ऐसा क्या होता है?
What will happen if the people supply onion do not bring the required quantity to the market? अगर सप्लायर रिक्वायर क्वांटिटी मार्केट में न लाए तो शॉर्टेज होगी और प्राइस और भी बढ़ेगी। क्वेश्चन नेक्स्ट है, व्हाट डू यू थिंक द गवर्नमेंट शुड डू इन दिस सिचुएशन? ऐसी सिचुएशन में गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? तो गवर्नमेंट को स्टॉक रिलीज करना चाहिए, इंपोर्ट्स अलाउ करने चाहिए और प्राइस कंट्रोल मेजर लेने चाहिए। नेक्स्ट है सब हेडिंग इंश्योरिंग क्वालिटी एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड, यानी गवर्नमेंट का एक और रोल है क्वालिटी और सेफ्टी स्टैंडर्ड इंश्योर करना। इसमें लिखा है गवर्नमेंट कंज्यूमर की वेलफेयर इंश्योर करती है और अनफेयर प्रैक्टिस से प्रोटेक्ट करती है। गवर्नमेंट यह सुनिश्चित करती है कि मैन्युफैक्चरर गुड्स और सर्विसेज बनाते समय क्वालिटी और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स फॉलो करे। एग्जाम्पल के तौर पर दवाइयाँ बनाने वाली कंपनीज बीमारी के इलाज की मेडिसिन बनाती हैं। गवर्नमेंट मेडिसिन अप्रूव करने के लिए प्रोसीजर बनाती हैं और सैंपल टेस्ट करवाती है ताकि क्वालिटी चेक हो सके। इन रेगुलेशन से मेडिसिन सेफ रहती है और कंज्यूमर्स की हेल्थ को रिस्क नहीं होता। आगे मेन हेडिंग है मिटिगेटिंग द एक्सटर्नल इफेक्ट ऑफ मार्केट्स, मतलब मार्केट्स के कुछ इफेक्ट ऐसे होते हैं जो सिर्फ बाइंग या सेलिंग यानी खरीदना और बेचने तक लिमिटेड नहीं रहते, इन्हें एक्सटर्नल इफेक्ट कहा जाता है। मार्केट्स कभी कभी खरीदने और बेचने के से आगे सोसाइटी और इन्वायरमेंट पर बड़ा इफेक्ट डालते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर कुछ गुड्स फैक्ट्रीज में बनती हैं जो इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर सकती हैं। इससे इफेक्ट होता है समझने और कंट्रोल करने के में गवर्नमेंट की रोल बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ऐसे इफेक्ट को समझने और कंट्रोल करने में गवर्नमेंट की रोल बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल सिंगल यूज प्लास्टिक जैसे चीज़ों का मैन्युफैक्चरिंग में इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाता है और कंज्यूमर की हेल्थ के लिए भी रिस्क बनाता है। ऐसे केसेस में गवर्नमेंट इंटरवीन करती है, मतलब गवर्नमेंट दखल देती है और स्ट्रिक्ट रूल और रेगुलेशन लगाती है ताकि नेगेटिव इफेक्ट कम हो सके और मतलब वही है मिटिगेट, यानी नेगेटिव इफेक्ट कम हो सके। आगे लिखा है सिमिलरली इसी तरह से गवर्नमेंट पैकेज प्रोडक्ट के वेट और मेजरमेंट को मॉनिटर करती है, उन पर नज़र रखती है और पैकेट में सही क्वांटिटी हो ये भी सुनिश्चित करती है। नेक्स्ट थिंक अबाउट इट में लिखा है द प्रैक्टिस ऑफ रूल्स प्रोटेक्टिंग कंज्यूमर इज नॉट अ फिनोमिना ऑफ मॉडर्न इंडिया। कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना सिर्फ मॉडर्न इंडिया की बात नहीं है। कौटिल्य की अर्थशास्त्र में घी बेचने वाले ट्रेडर्स के लिए रूल्स दिए गए हैं। अर्थशास्त्र कहती है बायर्स को 1/50 हिस्सा एक्स्ट्रा देना चाहिए क्योंकि घी मेजरिंग कैन में चिपक जाता है जिससे एक्चुअल क्वांटिटी कम हो जाती है। गवर्नमेंट रूल बनाती है ताकि मार्केट फेयर तरीके से काम करे और कंज्यूमर्स का शोषण ना हो। हालांकि लेकिन बहुत ज़्यादा रूल्स मार्केट के लिए प्रॉब्लम बन जाती हैं और फंक्शनिंग मुश्किल हो सकती है। नेक्स्ट हेडिंग है प्रोवाइडिंग पब्लिक गुड्स। अब हम बात करेंगे पब्लिक गुड्स की। प्रोड्यूसर्स गुड्स और सर्विसेज बनाती हैं ताकि प्रॉफिट कम हो सके, लेकिन कुछ गुड्स और सर्विसेज ऐसे होती हैं जिनके प्रॉफिट की उम्मीद नहीं होती, जैसे पब्लिक पार्क्स, रोड्स और पुलिस सर्विसेज। आपने पहले चैप्टर में पढ़ा सिटीजन्स के वेलफेयर राइट्स के बारे में, इसीलिए गवर्नमेंट पब्लिक गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करती है। थिंक अबाउट इट, क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट आर द अदर एरियाज वेयर यू कैन सी द गवर्नमेंट बीइंग इन्वॉल्व इन द मार्केट, और किन किन एरियाज में गवर्नमेंट मार्केट में इन्वॉल्व करती है। क्या कुछ एरियाज में गवर्नमेंट दखल देने का काम गवर्नमेंट इंटरवेंशन कम होना चाहिए, मतलब गवर्नमेंट का दखल कम होना चाहिए। फैमिली या रिलेटिव की डिस्कशन करो। नेक्स्ट हेडिंग है हाउ कैन कंज्यूमर्स असेसिस द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। अब क्वेश्चन है कि कंज्यूमर क्वालिटी कैसे जज करे। लिखा है इसमें मार्केट्स कंज्यूमर को बहुत वैरायटी के गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करती है। क्वेश्चन है कंज्यूमर ये कैसे डिसाइड करेगा कि क्या बाय करना है और कौन सा प्रोडक्ट बेस्ट है। थिंक अबाउट इट में लिखा है कि आपके नेबरहुड में पास वाली स्ट्रीट की टीम के साथ मार्बल्स की कंपटीशन हो रही है। आप कंपटीशन के लिए नए मार्बल्स खरीदना चाहते हो।
तुम्हारे पास 150 रुपीज़ जमा है। तुम मार्बल्स खरीदने के लिए, कंचे खरीदने के लिए दुकान पर जाते हो। अब सवाल यह है कि कंचों में कौन कौन सी क्वालिटी देखोगे ताकि कंपटीशन जीत सको। क्या तुमने सोचा प्राइस कितना है, मार्बल्स का साइज़ कितना है, मार्बल की स्ट्रेंथ कैसी है और कलर्स अट्रैक्टिव है या नहीं। इन सभी चीज़ों पर तो आपने ध्यान दिया होगा। जैसे यहाँ दिख रहा है, हर कंज्यूमर को प्रोडक्ट खरीदते समय उसकी क्वालिटी जांच करनी चाहिए और जांच करनी पड़ती है। अगले सेक्शन में हम सीखेंगे क्वालिटी चेक करने के अलग अलग तरीके। मान लो पेरेंट्स तुम्हें नियर बाय ग्रोसर के 1 केजी बेसन लाने को कहते हैं। सोप पर कई तरह के पैकेट अवेलेबल हैं, जैसे नीचे दिया गया है। ध्यान से पैकेट्स को ऑब्जर्व करो। तुम कैसे पता करोगे कि यह ग्राम फ्लोर रिक्वायर्ड क्वालिटी स्टैंडर्ड को पूरा करता है या नहीं। फिगर 12.29 पैकेज लेबल्स 1 by 1। बैच नंबर यह बताता है प्रोडक्ट किस बैच में बना है। एमआरपी यानी मैक्सिमम रिटेलर प्राइस, इससे ज़्यादा प्राइस नहीं लिया जा सकता। न्यूट्रिशन फैक्ट्स पैनल, इसमें कैलोरीज, न्यूट्रिएंट्स की जानकारी होती है। इंग्रेडिएंट लिस्ट यानी प्रोडक्ट में क्या क्या मिक्स किया गया है। फिर है एलर्जन डिक्लेरेशन यानी अगर कोई एलर्जी कोसिंग आइटम हो तो यहाँ बताया जाता है। नेट क्वांटिटी यानी पैकेज में एक्चुअल कितना वेट है। डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यानी प्रोडक्ट कब बना और बेस्ट बिफोर डेट यानी कब तक इसको यूज़ किया जा सकता है। नेम एंड एड्रेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग मतलब किस कंपनी ने बनाया और यह कंपनी कहाँ पर है। FSSAI मार्क ऑफ लाइसेंस नंबर यानी फूड सेफ्टी अप्रूव का प्रूफ। क्वेश्चन है, डिड यू नोटिस द FSSAI लोगो। क्या आपने पैकेट के पर FSSAI लोगो को ध्यान से देखा। FSSAI मीन्स फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। FSSAI का मतलब यही है। इस लोगो को, यह लोगो बताता है कि फूड गवर्नमेंट द्वारा टेस्टेड है और कंज्यूम करने के लिए सुरक्षित है, सेफ है। आगे लिखा है, गवर्नमेंट एजेंसीज प्रोवाइड सच सर्टिफिकेशन दैट हेल्प बायर टू असेस प्रोडक्ट क्वालिटी। गवर्नमेंट एजेंसीज ऐसे सर्टिफिकेट देती हैं जो बायर्स को प्रोडक्ट क्वालिटी जज करने में हेल्प करती हैं। देयर प्रेजेंस ऑन द प्रोडक्ट ऑन इट्स पैकेज कन्फर्म दैट द प्रोडक्ट फुलफिल द मिनिमम क्वांटिटी स्टैंडर्ड। इन सर्टिफिकेट का पैकेज या प्रोडक्ट पर होना यह कन्फर्म करता है कि प्रोडक्ट मिनिमम क्वालिटी स्टैंडर्ड को मीट करता है। तो अब हम इन लेबल्स या मार्क्स का मतलब एक एक करके समझेंगे। ISI मार्क, FSSAI की तरह एक और मार्क होता है ISI मार्क, इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूशन, जो ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड्स द्वारा दिया जाता है। यह सिंबल आमतौर पर इन प्रोडक्ट्स पर बनाया जाता है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस पर, कंस्ट्रक्शन मटेरियल पर और ऑटोमेटिव टायर और पेपर पर। ISI मार्क यह सुनिश्चित करता है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी सही है और वह यूज़ करने के लिए सेफ है। नेक्स्ट है AG मार्क, एग मार्क। सिमिलरली एग मार्क AG फॉर एग्रीकल्चर इज द सर्टिफिकेट मार्क फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स लाइक वेजिटेबल फ्रूट्स। मतलब इस तरह की AG मार्क, AG फॉर एग्रीकल्चर एक सर्टिफिकेट मार्क है जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए होता है, जिसमें आते हैं वेजिटेबल्स, फ्रूट, कैरट्स, पल्सेस, स्पाइसेस और हनी। AG मार्क यह सुनिश्चित करता है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट रिक्वायर्ड क्वालिटी स्टैंडर्ड को पूरा करें। नेक्स्ट है B स्टार रेटिंग। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जैसे टीवी, लैपटॉप, एयर कंडीशनर B स्टार रेटिंग पर होते हैं। BEE स्टैंड फॉर ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। यह रेटिंग प्रोडक्ट के पैकेज पर स्टार के रूप में प्रिंटेड होती है। जितने ज़्यादा स्टार अप्लायंस पर होती हैं, कम एनर्जी और कम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करता है। इससे कंज्यूमर का इलेक्ट्रिक बिल कम आता है और यह इन्वायरमेंट के लिए बहुत अच्छा होता है। आगे लिखा है, दूसरी तरफ बायर्स के परचेज डिसीजन प्रोडक्ट की रेपुटेशन से प्रभावित होते हैं, यानी प्रोडक्ट की इमेज या नाम बहुत मैटर करता है। यह रेपुटेशन वर्ड ऑफ माउथ से बनती है, मतलब लोग आपस में एक दूसरे को प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं। क्या आपके फैमिली मेम्बर ने कभी कोई प्रोडक्ट इसलिए नहीं खरीदा क्योंकि फ्रेंड्स या रिलेटिव्स ने उसे सजेस्ट किया था
ऑनलाइन शॉपिंग करते समय दूसरे कंज्यूमर्स के रिव्यू और फीडबैक हमें यह डिसाइड करने में हेल्प करती हैं कि प्रोडक्ट बाय करें या नहीं। तो यहाँ तक वैसे चैप्टर कंप्लीट होता है, पर आगे हम पढ़ते हैं बिफोर वी मूव ऑन को, यानी जो अब तक हमने इस चैप्टर में पढ़ा। फर्स्ट पॉइंट, मार्केट्स फैसिलिटेट्स exchange between buyers and sellers at a mutual agree price which is determined by the demand from buyers and supply by seller। मतलब मार्केट्स बायर्स और सेलर्स के बीच एक्सचेंज को आसान बनाती हैं। प्राइस बायर्स की डिमांड और सेलर्स की सप्लाई को तय करती है और दोनों की सहमति फिक्स होती है। सेकंड पॉइंट में लिखा है मार्केट में पार्टिसिपेंट्स की एक चेन होती है, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर। ये चेन मिलकर गुड्स को फाइनली कंज्यूमर तक पहुंचाती है। थर्ड पॉइंट, मार्केट्स सिर्फ बाइंग सेलिंग की जगह नहीं है, ये लोगों को साथ लाती है, आइडियाज, ट्रेडिशन या एक्सचेंज भी करवाती है। गवर्नमेंट मार्केट्स में रेगुलेटरी रोल निभाती हैं ताकि प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की क्वालिटी बनी रहे और मार्केट में फेयर प्रैक्टिसेस बनी रहे। नेक्स्ट लिखा है लेकिन कंज्यूमर भी गवर्नमेंट सर्टिफिकेट मार्क्स और ऑनलाइन रिव्यू की मदद से प्रोडक्ट और सर्विसेज की क्वालिटी असेस कर सकते हैं। तो चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है। ये वीडियो कैसी लगी इस बारे में कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।